नमस्कार। मैं डॉक्टर रश्मि पांडे। आज जो हमारा विषय है सोसाइटी मीनिंग डिफिनीशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, इस पे चर्चा करेंगे। आइए। समाज। प्रत्येक विज्ञान की अपनी एक शब्दावली होती है। इस प्रकार सभी सामाजिक विज्ञानों की एक शब्दावली है जिसे वैज्ञानिक एक संदर्भ विशेष को स्पष्ट करने के लिए प्रयोग करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अर्थशास्त्र बात करता है मुद्रा की, बैंकिंग, बाजार, उत्पादन, वितरण, यानी अर्थ संबंधी विषयों का जो अध्ययन है वो राजनीति आपके अर्थशास्त्र के अंतर्गत, राजनीति शास्त्र राज्य, सरकार, प्रजातंत्र, शक्ति, कानून के अंतर्गत शब्दावली के अंतर्गत बात करता है। इसी क्रम में समाजशास्त्र में शब्दावली का चयन सामान्य बोलचाल की भाषा में किया जाता है, जैसे समाज, संस्था, समुदाय, समिति, संरचना, परिस्थिति, प्रथा आदि। समाजशास्त्र में इन सभी शब्दों का अर्थ सामान्य नहीं बल्कि भिन्न अर्थ में किया जाता है। समाजशास्त्र के अध्ययन ज्ञान के लिए इन शब्दों के विशिष्ट अर्थ को जान लेना आवश्यक है। समाज का अर्थ। सामान्य अर्थ में समाज शब्द का प्रयोग व्यक्तियों के समूह के लिए किया जाता है, जैसे आर्य समाज, हिंदू समाज, जैन समाज, विद्यार्थी समाज, महिला समाज, और कभी कभी समाज शब्द का प्रयोग समिति, संस्था, समूह के रूप में किया जाता है। इस प्रकार इस शब्द के अर्थ के संबंध में निश्चितता का अभाव पाया जाता है, जबकि समाजशास्त्र में समाज से तात्पर्य व्यक्तियों के किसी समूह अथवा संगठन से नहीं होता, बल्कि व्यक्तियों के बीच पाए जाने वाले संबंधों की व्यवस्था को हम समाज कहते हैं। समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, यानी समाज के अंतर्गत जब समाज की बात करते हैं समाजशास्त्र के अंतर्गत, तो किसी समूह की ओर नहीं बात करते या किसी समूह की बात नहीं करते, बल्कि उनके बीच में पाए जाने वाले जो संबंध हैं समाजशास्त्र के अंतर्गत समाज उन्हीं को हम मानते हैं जो संबंध हैं। यानी जो सामान्य अर्थ में लोग क्या बात करते हैं कि आर्य समाज, हिंदू समाज, ये जो हैं ये एक समूह के रूप में आते हैं। इनका एक विशिष्ट उद्देश्य होता है, उस विशिष्ट उद्देश्य से ही जुड़ते हैं, और ये समाज नहीं बल्कि समाज के अंतर्गत, समाज के अंदर ही एक समाज के अंतर्गत आते हैं। तो आपका जो ये सामान्य बोलचाल की भाषा में जो ये ग्रुप हैं उनको समूह के रूप में हम समाज मान लेते हैं, जबकि समाजशास्त्र के अंतर्गत ग्रुप के बीच में जो संबंध पाए जाते हैं उन्हें हम समाज कहते हैं। समाज की परिभाषाएं। F.J. राइट के अनुसार समाज व्यक्तियों का एक समाज नहीं है, बल्कि एक समूह के व्यक्तियों के मध्य पाए जाने वाले संबंधों की व्यवस्था है। यानी लोगों के बीच के जो समूह है वह समाज नहीं है। समाज व्यक्तियों का एक समूह नहीं है, बल्कि एक समूह के व्यक्तियों के मध्य पाए जाने वाले संबंधों की व्यवस्था है। समाज स्वयं एक संघ है, एक संगठन है, औपचारिक संबंधों का योग है जिसमें सहयोगी व्यक्ति परस्पर बंधे हुए हैं। अब जो ये संघ है, संघ क्या है? संघ आपका एसोसिएशन है, यानी एक दो लोगों से ये नहीं बनता। इसमें बहुत सारे लोग मिलकर एक संगठन का, एक समाज का, एक संघ का रूप निर्धारित करते हैं। जैसे परिवार है, आपका कॉलेज है, स्कूल है, या अन्य जो संघ है। तो समाज भी एक संघ है, इसके साथ ही एक संगठन है। अब संगठन की क्या विशेषता है? ऑर्गेनाइजेशन, यानी भीड़ को हम संघ नहीं कहते कि लोग इकट्ठा हो जाएं तो वह संघ है या संगठन है। यहाँ संगठन की जब बात आती है तो उसके कुछ अपने नियम होते हैं, कुछ रोल होते हैं कि किसको क्या किस नियम के अंतर्गत कौन से कार्य करने हैं। क्रिकेट टीम को ही लीजिए, उनका भी एक वो नियम के अंतर्गत खेलते हैं। आप कॉलेज को लीजिए या किसी भी संगठन को लीजिए जहाँ पे व्यक्ति जो है जो नियमों के अंतर्गत कार्य करता है। ऐसे ही इन्होंने कहा कि समाज एक स्वयं संघ है, एक संगठन है, यानी समाज कुछ नियमों के अंतर्गत कार्य करता है। इसके साथ औपचारिक संबंधों का योग है। औपचारिक संबंध कैसे होते हैं कि समाज में लोग ऐसे ही नहीं मनमाने ढंग से जुड़ जाते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं कि स्टूडेंट और टीचर, कोई रिलेशन है इनमें, तभी आपस में जुड़े हैं, आवश्यकता है, सहयोग है।
ऐसे ही डॉक्टर और मरीज का, वकील और वकील हुआ, पुलिस हुआ, इन सभी का जो आम लोगों से, आम नागरिक से जो रिलेशन है वो औपचारिक संबंधों के द्वारा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आपस में जुड़े हुए हैं, जिसमें सहयोगी व्यक्ति परस्पर बंधे हुए हैं, क्योंकि समाज किससे चलता है? सहयोग से। किसान देखिए आप अनाज उपजाता है, व्यापारी उसे बेचता है, हम लोग उसे खरीदते हैं। ये एक क्रम चल रहा है सहयोग का। ऐसे ही कपड़ा हम पहनते ज़रूर हैं, लेकिन उसमें कितने लोगों का सहयोग होता है? तो चाहे टैक्स लेने को ले लीजिए, टैक्स सरकार लेती है, टैक्स हम देते हैं, लेकिन उसका सरकार क्या कार्य करती है? विकास कार्यों में लगाती है। तो ये सहयोग पे पूरा हमारा समाज जो है वो जुड़ा हुआ है। मैकआइवर एवं पेज ने समाज की परिभाषा में उन सभी विशेषताओं का उल्लेख किया जिससे समाज को समझना अपेक्षाकृत सरल बना देता है। इन्होंने किन चीज़ों को कहा कि मैकआइवर एवं पेज कहते हैं कि समाज रीतियों एवं कार्यप्रणालियों की, अधिकार एवं पारस्परिक सहायता की, अनेक समूह तथा विभागों की, मानव व्यवहार के नियंत्रणों तथा स्वतंत्रता की एक व्यवस्था। इन्होंने सभी चीज़ों को अपनी परिभाषा के अंतर्गत, सभी तत्वों को ले लिया जिनसे समाज बनता है। इस सदैव परिवर्तनशील जटिल व्यवस्था को हम समाज कहते हैं, क्योंकि समाज क्या है? परिवर्तित होता रहता है। जैसे जैसे रीतियाँ या समय काल परिवर्तित होगा, वैसे ही समाज भी परिवर्तित होगा। यह सामाजिक संबंधों का जाल है और यह हमेशा परिवर्तित होता रहता है। मैकआइवर ने समाज को सामाजिक संबंधों का जाल अवश्य कहा है, लेकिन साथ होना, उन आधारों या महत्वपूर्ण तत्वों का उल्लेख किया है जिनकी सहायता से सामाजिक संबंध एक जटिल व्यवस्था का रूप ग्रहण करते हुए एक सामाजिक संरचना का निर्माण करते हैं। समाज की प्रमुख विशेषताएं। अब प्रमुख विशेषताएं क्या है जिनके द्वारा समाज जुड़ा हुआ है? उनमें आपकी सर्वप्रथम आती हैं रीतियाँ। अब ये रीतियाँ क्या हैं? रीतियाँ जो आपकी जैसे शादी में हर धर्म कास्ट के अनुसार एक रीति बनाई गई कि हमारी जात में या हमारे धर्म में इस रीति का पालन किया जाता है। और रीतियाँ ये भी हैं कि हमको सिखाया गया कि बड़ों का सम्मान करना, किन रीतियों के कारण समाज बंधा रहता है, समाज में सम्मान मिलता है, और अगर हम इन कार्यों को करते हैं तो समाज में एक व्यवस्था बनी रहती है। तो रीतियाँ भी हमारे समाज को बनाने का एक प्रमुख तत्व हैं, महत्वपूर्ण तत्व हैं। रीतियाँ, प्रथाएं सामाजिक प्रतिमान का एक प्रमुख प्रकार है। समाज में व्यवस्था बनाए रखने में रीतियाँ क्या करती हैं? महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। खान पान, वेशभूषा, विवाह, धर्म, ये सब क्या है? धर्म संबंधी रीतियाँ बनाई जाती हैं। उन्हें ना मानने वाले व्यक्ति आलोचना का पात्र बनता है। कभी कभी पंचायतों को द्वारा भी इनको पहले दंडित किया जाता रहा है। यह समाजीकरण के कार्य को पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती रहती हैं। यानी जो आज हम करेंगे और हमारे बच्चे उनको आगे बढ़ाते हुए पीढ़ी दर पीढ़ियाँ रीतियाँ हैं कि आगे बढ़ती रहती है। जो आपके मदर फादर करते हैं, उन चीज़ों को देखकर आप भी उन रीतियों का पालन करते हुए समाज में आगे उस व्यवस्था को बनाए रखते हैं। नेक्स्ट है कार्यप्रणाली। कार्यप्रणाली आवश्यकताओं की पूर्ति का एक श्रेष्ठ माध्यम माना जाता है। मैकआइवर इन्हीं कार्यप्रणालियों को संस्था के नाम से संबोधित करता है। प्रत्येक समाज की कार्यप्रणाली भिन्न भिन्न होती है, जिन्हें उस समाज के लोग क्या करते हैं? प्रत्येक समाज की एक कार्यप्रणाली जो होती है वो भिन्न भिन्न होती है। उन्हें प्रत्येक समाज के लोग अवश्य मानते हैं, क्योंकि यह एक प्रकार से सफलता की कुंजी होती है कि जो लोग जो कार्य करते चले आए, यानी पढ़ाई का जैसे कहा गया कि सुबह उठ के पढ़ाई करिए, मन साफ़ रहता है, क्लाइमेट साफ़ रहता है और बहुत अच्छे से हमें जो भी हम पढ़ते हैं वो हमें समझ में आता है। तो आज का कल्चर बदल गया है। अब रात में सन्नाटे में बच्चे पढ़ते हैं। अब वो दिन भर अगर किसी चीज़ को सीख रहे हैं या पढ़ रहे हैं इंस्टीट्यूट में तो ठीक है, लेकिन जो एक कहा गया कि सबसे अच्छा समय आपका सुबह ब्रह्म मुहूर्त हर कार्य को करने का माना गया, सुबह उठने के लिए माना गया। तो ये कहा गया कि जो लोग इस तरीके से कार्य करते हैं वो सफलता की कुंजी होती है। तो हिंदू विवाह में की प्रणाली अन्य संप्रदायों से भिन्न है और सभी समाजों की एक कार्यप्रणाली होती है। इसी प्रकार से आपकी कॉलेज की भी एक कार्यप्रणाली है, उसके अंतर्गत वो कार्य करता है, क्योंकि कॉलेज भी एक संस्था है।
परिवार भी संस्था के अंतर्गत आता है। परिवार में भी एक कार्यप्रणाली चलती है कि मुखिया को क्या कार्य करने हैं, उससे संबंधित अन्य लोगों को क्या कार्य करने हैं। तो आपकी कार्यप्रणाली जो है उसी के अनुरूप लोग के अपने अपने कार्य होते हैं जो उसकी सफलता की कुंजी मानी जाती है। अधिकार, हम सभी अधिकार का जो प्रयोग करते हैं तो अधिकार या सत्ता प्रभुत्व के नाम से जाना जाता है। भाई अधिकार क्या है? पावर है, सत्ता है, और ये हमको प्रभुत्व दिलाती है। कोई भी समाज संगठन ऐसा नहीं होता जहाँ प्रभुत्व या अधीनता ना पाई जाती हो। इसके अभाव में व्यवस्था बनाए रखना असंभव होता है। अगर किसी को प्रभुत्व ना दिया जाए, अधिकार ना दिए जाएं, तो समाज में व्यवस्था बनी ही नहीं रहेगी कि हम कोई अधिकार प्राप्ति नहीं। अब छोटा भाई बदमाशी कर रहा है लेकिन बड़े को अधिकार ही नहीं प्राप्त है, क्योंकि अगर वो ऐसा करेगा तो उसे डांटा जाएगा या नहीं उसको करना है। तो हमें अधिकार प्राप्त है कि अपने से हमारे जो छोटे हैं उनको हम अपने अधिकार को बनाए रखते हुए उनको हम सही रास्ता दिखाएं, उनको हम डांट भी सकते हैं। या जहाँ पे भी हम कार्य करते हैं, जिस भी संस्था में कार्य करते हैं, वहाँ भी हमको अधिकार प्राप्त हैं, उन अधिकारों के अंतर्गत कार्य करते हैं। इससे क्या होता है? इसके अभाव में व्यवस्था बनाए रखना असंभव है, इसलिए अधिकार बहुत ज़रूरी है। परिवार में भी अधिकार होते हैं, अगर अधिकार ना प्राप्त हो तो ये भी आपका सही से नहीं चलेगा। तो इसका अच्छा उदाहरण है आपका परिवार, जहाँ अधिकार एवं सत्ता दोनों ही स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। नेक्स्ट है पारस्परिक सहायता। आवश्यकताओं की पूर्ति क्या करता है? व्यक्ति अकेला नहीं कर सकता। हम चाहे भोजन कर रहे हों, करते हों, या वस्त्र पहनते हों, या अन्य चीज़ों का हम जो उपयोग करते हैं वो आपकी अकेले आपने कभी नहीं पूर्ण करी, उसमें दूसरों की सहायता मिलती ही मिलती है। तो हमारा जीवन भी क्या है, वो उत्पत्ति जो है वो पारस्परिक सहयोग की ही एक उदाहरण है, परिणाम है। चाहे बचपन हो, युवावस्था हो, वृद्धावस्था हो, या हमारा जन्म हो, जहाँ बगैर सहयोग के हमारा जीवन चल ही नहीं सकता। जन्म भी सहयोग पे आधारित है, उसके बाद हमारा पालन पोषण अगर ना होता तो हमारा जीवन नहीं होता। तो पारस्परिक सहायता से ही हम बड़े होते हैं और अन्य कार्यों को पूरा करते हैं। तो परिवार का एक महत्वपूर्ण तत्व आपका सहयोग, पारस्परिक सहायता भी है। समूह एवं विभाग, समाज अनेक समूहों एवं विभागों से मिलकर बनता है। यही समूह विभाग व्यक्तियों की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। ये समूह कौन से हैं? उपसमूह कौन से हैं? परिवार है, पड़ोस है, गांव है, नगर है, स्कूल है, महाविद्यालय है, आदि से मिलकर ही समाज बनता है, विभिन्न समूह एवं विभागों से। सहयोग एवं संघर्ष साथ साथ, यानी समाज में सहयोग भी है और संघर्ष भी है। सरल जनजाति समाजों से लेकर जटिल समाजों तक, यानी आधुनिक समाजों में यह लक्षण पाए जाते हैं। सहयोग क्या है? संघर्ष को रोकता है। सहयोग प्रधान तत्व है। संघर्ष सकारात्मक व नकारात्मक दोनों होता है। आपका सहयोग जो है, ये संघर्ष जो है वो सकारात्मक व नकारात्मक दोनों होता है। संघर्ष समाज में नए नए रूप प्रदान करता है। अब वर्ग संघर्ष को लीजिए। वर्ग संघर्ष होता है तो कहते हैं ना, शोषण और शोषित वर्ग होता है, जो धीरे धीरे जब हम अपने जो हमारे अधिकार हैं उनको लेते हुए हम संघर्ष करते हैं, या किसी भी चीज़ को लेते हुए प्रतिस्पर्धा हो, उसमें भी संघर्ष है। तो संघर्ष नहीं होगा तो भी हमारा जो है प्रगति नहीं होगी। तो संघर्ष समाज में नए रूप प्रदान करता है। संघर्ष समाज की प्रगति है, जबकि सहयोग समाज की आत्मा है। नेक्स्ट है समाज अन्योन्याश्रितता पर आधारित, यानी समाज में के प्रत्येक घटक एक दूसरे के पूरक होते हैं। जैसे हमारा शरीर है, अंग अलग अलग तो दिखते हैं परंतु एक दूसरे के बगैर कार्य नहीं कर सकते। इसी प्रकार समाज में भी विभिन्न जो तत्व समूह हैं, उपसमूह हैं, उनके बिना समाज कार्य नहीं कर सकता, यानी एक दूसरे पर आश्रित है। समाज तभी विकास करेगा जब सभी मिलकर अपने अपने कार्यों को करेंगे। समाज परिवर्तनशील, यानी समय बदला, काल बदला, परिस्थितियाँ बदलती हैं, उसके फलस्वरूप समाज भी परिवर्तनशील होता रहता है। सामाजिक परिवर्तन क्या है? एक शाश्वत प्रक्रिया है जिसे हम रोक नहीं सकते। प्रत्येक परिवर्तन सामाजिक संरचना तथा व्यक्ति की परिस्थिति, कार्यों को परिवर्तित कर देता है। पहले देखिए बैलगाड़ी युग का समाज था जिसे हम सरल कहेंगे, लेकिन अब क्या है, औद्योगिकरण के कारण समाज क्या हो गया है? जटिल हो गया है।
पहले संबंध प्रत्यक्ष थे, अब अप्रत्यक्ष है। पहले नियंत्रण परंपराओं रीति रिवाजों से, अब क्या होता है, अब कानून पुलिस राज्य से आपके कोर्ट कचहरी से निपटते हैं, जो है वो कार्य होते हैं। श्रम विभाजन विवेकीकरण के कारण, जो श्रम विभाजन हुआ किसके कारण, विवेकीकरण के कारण, अब हजारों पद उत्पन्न हुए, बहुत से कार्य हैं जिनको व्यक्ति करता है और उनके ही अनुरूप कार्य विभाजन हो गया। ये कार्य उसको करना है, कौन कार्य कौन कर पाएगा, तो इससे विभाजन हुआ, जिससे आपका जैसे शिक्षा प्रणाली है, पारिवारिक कार्य है, आप शिक्षा का माध्यम है, वो क्या करते हैं कि शिक्षा के माध्यम हम अलग अलग इंस्टीट्यूट करने लगे। पहले परिवार में ही सारे कार्य हो जाते थे। समाज केवल मनुष्य तक सीमित नहीं, यानी समाज केवल मनुष्यों तक ही सीमित नहीं बल्कि मधुमक्खियों, पक्षियों, जानवरों में भी पाया जाता है। परंतु क्या होता है, उनमें जागरूकता कम पाई जाती है, वाणी का अभाव पाया जाता है, विवेक का अभाव पाया जाता है। उसे वही मानव समाज से उसको अलग कर देता है। इसी कारण समाजशास्त्र केवल क्या करता है, मानव समाज का अध्ययन करता है। समाज अमूर्त है। अब अमूर्त क्यों है, क्योंकि ये जो हम जिन संबंधों का अध्ययन कर रहे हैं वो अमूर्त होते हैं। समाज सामाजिक संबंधों का जाल है और संबंध क्या है, अमूर्त है। तो सामाजिक संबंधों का जाल अमूर्त है, इसे देखा या छुआ नहीं जा सकता, इसीलिए समाज भी अमूर्त है। व्यवहार नियंत्रण, व्यवहार नियंत्रण कैसे होते हैं समाज के, क्योंकि समाज एक ऐसी व्यवस्था है जिसका निर्माण व्यक्तियों के व्यवहारों पर नियंत्रण रखने वाले अभिकरणों और साधनों के द्वारा होता है। क्योंकि वास्तव में कोई भी व्यक्ति मनमाने ढंग से संबंधों की स्थापना नहीं कर सकता। अगर ऐसा हो जाए तो पूरा समाज अव्यवस्थित हो जाएगा। समाज में स्थायित्व की जगह अन्य अपराधी, अन्य तरह से विकृत समाज हो जाएगा। तो समाज में कोई भी व्यक्ति मनमाने ढंग से कार्य नहीं कर सकता। हमारा प्रत्येक व्यवहार राज्य के कुछ कानूनों, अनुशासन के नियमों, धार्मिक कर्तव्यों, नैतिक कर्तव्यों, प्रथाओं, परंपराओं अथवा लोकाचारों से प्रभावित होता रहता है। स्वतंत्रता, सामाजिकरण, समाज की व्यवस्था या समाज के तत्व में स्वतंत्रता भी बहुत ज़रूरी है। यहाँ स्वतंत्रता का अर्थ मनमाने आचरण से नहीं है कि हम कुछ भी चाहें, हम जो चाहें वो स्वतंत्रता नहीं, मनमाने ढंग से आचरण नहीं है, बल्कि इसका अर्थ अपने अधिकारों के प्रति सजग रहकर दूसरों के साथ संबंध स्थापित करना है। तो क्योंकि अगर परतंत्र कर दिया गया, विचारों की स्वतंत्रता नहीं मिली, तो संबंधों को व्यवस्थित नहीं रखा जा सकता है। स्वतंत्र होना समाज में व्यवस्था बनाए रखने से है, ना कि हमें मनमाने ढंग से कार्य करने से। नेक्स्ट है कुछ अन्य प्रमुख विशेषताएं। पारस्परिक जागरूकता, यानी कोई भी समाज हो, अगर उसमें जागरूकता नहीं है, आपस में हमें कोई उसके बारे में, उसको जानने में कोई इच्छा नहीं है, तो समाज नहीं बन सकता। इसके अभाव में समाज की हम कल्पना नहीं कर सकते। समाज किससे बनता है, पारस्परिक जागरूकता से, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से हो या अप्रत्यक्ष रूप से हो। यह जागरूकता ही हम अंतर क्रिया करने को प्रेरित करती है। अगर हमें किसी चीज़, किसी कार्य के प्रति जागरूकता है, किसी व्यक्ति के प्रति जागरूकता है, वही हमें अंतर क्रिया करने को भी प्रेरित करेगी। अब जैसे आप क्रिकेट टीम को लीजिए, उनके प्लेयर्स को लीजिए, या आप फिल्म देखते हैं, उनके कैरेक्टर, उनके रोल्स या उन मॉडलों को लीजिए, तो क्या हम सबसे प्रत्यक्ष रूप से जुड़े? नहीं। यहाँ पे क्या है, जागरूकता है, उनके बारे में जानने की इच्छा, या अन्य लोगों से जो भी हमारा आइडियल है, जो हमारे समाज में या अन्य हमारी शिक्षा में जिससे भी हम जुड़े हैं, उसके बारे में जानने की इच्छा होने के कारण ही हम उससे जुड़ते हैं। पारस्परिक जागरूकता के अभाव में ये कल्पना समाज की नहीं की जा सकती। और नेक्स्ट है समानता एवं असमानता। समाज में समानता भी पाई जाती है, असमानता, और यह अनिवार्य रूप से आवश्यक भी है, क्योंकि सभी मनुष्य समान प्रकार की क्षमता नहीं रखते। किसी में कोई गुण पाया जाता है तो किसी में कोई गुण पाया जाता है, और समाज को सभी की आवश्यकता है। सभी प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते, सभी शिक्षक नहीं बन सकते, सभी वकील नहीं बन सकते, सभी डॉक्टर नहीं, सभी इंजीनियर नहीं, यानी अन्य भी जो बहुत सी व्यवस्थाएं या रोल हैं वो अलग अलग व्यक्ति कर सकता है, और समाज में इनकी आवश्यकता है, क्योंकि समाज में समानता एवं असमानता दोनों ही पाई जाती हैं। इसके साथ ही मुझको ऐसा है कि आपको समझ में आया होगा ये लेसन। अगर समझ में आया हो तो प्लीज़ कमेंट्स करें और लाइक करें। इसी के साथ थैंक यू।